कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का उर्दू वेबिनार आज से शुरू हो गया है। मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशांक ने कॉन्फ्रेंस का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। इस मौके पर रमेश पोखरियाल ने कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के उर्दू के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिश और स्कीमों की खूब सताइश की। वज़ीर तालीम ने उर्दू ज़बान को मीठी और भाईचारे की ज़बान बताते हुए कहा कि पूरी दुनिया को इस ज़बान को पढ़ना चाहिए। इन्होंने उर्दू अदब और ज़बान के लिए काम करने वाले लोगों की हौसला अफजाई के लिए कई अवार्ड का ऐलान किया। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, आगा हशर काश्मीरी, राम बाबू सक्सेना, दयाशंकर नसीम, पंडित नवल किशोर और प्रेमचंद के नाम पर अवार्ड दिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और उर्दू अदीबों की जिम्मेदारी के मौजू पर शुरू हुए 2 रोज़ा में मुकामी वेबिनार में 15 से ज़्यादा ममालिक के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। उर्दू सम्मेलन को करता है और विश्व में उर्दू के माध्यम से मानवता का संरक्षण हो, या विचारों का संवर्धन हो, या समाज में फैली तमाम बुराइयों को दूर करने का विज़न हो, या नौजवानों को उनके अंदर जज्बात पैदा करने का हौसला हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो लोग अपनी शायरी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, तमाम लेखों के माध्यम से विभिन्न विधाओं में अपनी रचना धर्मिता को बाहर निकाल करके उर्दू भाषा जो बहुत खूबसूरत है और जिसके हर एक शब्द में माधुर्यता है, दिल तक पहुंचने और उसको छूने की जिसमें हैसियत है, ताकत है, खूबसूरती है, ऐसी जो उर्दू है जो भारत की धरती पर पैदा हुई और भारत की धरती पर पली है, बढ़ी है, और आज उस उर्दू की पूरी दुनिया में जो खुशबू फैल रही है। आज उर्दू दुनिया की सबसे बड़ी 7वीं भाषा है और इसलिए आज उर्दू के विश्व सम्मेलन में उर्दू से जुड़े उन लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने उर्दू की खूबसूरती को बरकरार रखा है। मैं इस महत्वपूर्ण तात्कालिक और जो चुनौती भरे समय में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया इसकी जो ताकत उभर करके सामने आई है, इस ताकत का इस्तेमाल कैसे मेरे उर्दू लेखक कर सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों में, मेरे उर्दू कलमकारों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। निश्चित आप इन 2 दिन के ऐतिहासिक सम्मेलन में उन तमाम विधाओं पर, विचारों पर, समस्याओं पर, वो जो बुनियादी बातें हैं जो जज्बा को पैदा करते हैं, उस पर पारस्परिक आप विचार विमर्श करेंगे और ऐसे लेखों को सामने लाएंगे जिससे जो सामने चुनौतियां हैं उसका हम मुकाबला कर सकें। यह टेक्नोलॉजी का ज़माना है और मुझे ऐसा लगता है कि रफ्ता रफ्ता क्लासरूम में पढ़ाने की जो सदियों पुरानी रिवायत रही है वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है और अब हर शख्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है। कौंसिल जो है वो बहुत सारे ममालिक से MOU साइन कर रही है। जैसे हमने ईरान से MOU साइन किया है। हिंदुस्तान में ईरानी ज़बान यानी पर्शियन ज़बान तो काफ़ी लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू ज़बान ही ईरान में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर ईरानी ज़बान, अगर पर्शियन ज़बान बोली जाती है, समझी जाती है, तो क्यों नहीं उर्दू ज़बान ईरान में समझी जाए, वहाँ भी बोली जाए, वहाँ पढ़ाई जाए। तो उसी तरह से जो अरबियन ममालिक है वहाँ पे भी हम चाहते हैं कि MOU साइन करें और वहाँ जो है वो उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए राह हमवार किया जाए। हम ये चाहते हैं कि लोग उर्दू ज़बान को सीखें, उर्दू ज़बान को समझें। पहले उर्दू ज़बान जब सीख लेंगे, समझ लेंगे, लिखना पढ़ना जानेंगे,
तो धीरे धीरे लिटरेचर के तरफ भी आएंगे, अदब के तरफ भी आएंगे और अदब भी वो सीखेंगे। उर्दू के तरक्की के लिए ये सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज में भी इसको ठीक ढंग से इसको आगे ये करेगी। और उर्दू में बजट भी अब देखें कि सरकार ने बजट भी बढ़ाया है। आज का उनका स्पीच जो रहा है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उर्दू को उन्होंने ऐसे ज़बान के तौर पर उन्होंने बातें कही हैं कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसको पहुंचाने से ये दिलों को जोड़ती है। दिलों को जोड़ने के साथ साथ में इनकी बात की जो मकबूलियत उर्दू की होती है उन लोगों तक पहुंचती है। और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम उर्दू के अल्फाज और उर्दू के राइटर अगर इस प्लेटफॉर्म में आकर अपनी बातों को अगर बोलते हैं तो उनका जो किरदार होगा ऐसा होगा कि इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने में, जिस तरह से उन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनाने में उर्दू वाले का एक अहम रोल हो सकता है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत हमारे वेबसाइट में, वेब पोर्टल के तहत पर डे हम लोग का डिक्शनरी में आप देखें कि नए वर्ड्स आते हैं। हम लोगों से भी अपील करें, मंत्री जी ने भी अपील की है कि पूरे दुनिया के लोग जो है काउंसिल के जो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, पर्सियन के लिए डिप्लोमा, अरबिक के लिए डिप्लोमा, ये कोर्सेस आकर उर्दू काउंसिल से सीखे। और हम लोग ऑनलाइन मोड में इनको लेकर आ रहे हैं और इस सर्टिफिकेट कोर्स को हम लोग उर्दू सिखाने का काम करेंगे। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो उर्दू राइटर्स हैं वो अपना रोल अदा करें, क्योंकि उनके रोल और उनके किरदार से हम इस हिंदुस्तान को बदलने में कामयाब होंगे। और आज जो आपसी भाईचारगी के लिए, कॉमनल हार्मोनी के लिए उर्दू राइटर्स का एक अहम रोल हो सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख में आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल रहा, जब मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने पहली मरतबा एमयू के किसी तकरीब में शिरकत करते हुए नौ तामीर शुदा बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। नौ तामीर शुदा बिल्डिंग इम्तिहान गाह है जिसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तामीर किया गया है। इस इम्तिहान गाह में 150 तलबा एक साथ बैठकर इम्तिहान दे सकते हैं। ऑनलाइन मुनक़िद हुई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने जहाँ एमयू के रोशन और ताबनाक तारीख पर रोशनी डाली, वहीं इंतजामिया समेत असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद पेश की। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शाहिद सिद्दीकी और एमयू तर्जुमान उमर सलीम पीरजादा ने भी मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा किया। मेरा भरोसा है कि आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे और आज जो ये परीक्षा केंद्र जिन छात्रों को मिला है, मैं उनको भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ कि छात्रों, आपके लिए पूरा मैदान खाली है, आप कहाँ तक दौड़ सकते हैं। आप पूरी दुनिया आपको निहार रही है, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़े। आज हमारे मेडिकल कॉलेज परिसर में एग्जामिनेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है। माननीय मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन किया है। इसकी बहुत समय से डिमांड थी, एमसीआई का भी रिक्वायरमेंट है और इसमें करीब 180 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसका निर्माण शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दी हुई ग्रांट जो कि 2 करोड़ रुपए की है, उससे करा गया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, वाइस चांसलर साहब ने इसमें सबको बधाई दी और शुक्रिया अदा किया माननीय शिक्षा मंत्री का, मंत्रालय का। और उन्होंने कहा कि आगे भी देश निर्माण के लिए और इस तरह की शिक्षा के उत्थान के लिए क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल के टर्म्स में हो या नॉन मेडिकल में हो। हम आगे बढ़ते रहेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अदालत ने अर्जी गुजार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत दी है। आज 7 मुहर्रम की मुनासिबत से बेंगलुरु में जगह जगह मजालिस मुनक़िद की गई। कोरोना की वबा की वजह से कहीं भी जुलूस बरामद नहीं हुए। शहर के मुख्तलिफ मकामात में छोटी और बड़ी मजालिस का इनेकाद अमल में आया। इमामिया एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हुई मजलिस में मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना सैयद कायम अब्बास ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। मौलाना ने कहा कि करबला के मैदान में शहीद हर फर्द की शहादत दुनिया के सामने ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा पेश करती है। इमामिया ट्रस्ट के सदर मिर्ज़ा मेहदी ने कहा कि मौजूदा दौर के यजीदों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। किरदार था जो उन्होंने नमूने पेश किए। हर एक शहीद ने करबला में अपना अपना अलग अलग जो है उल्गू और नमूना किरदार पेश किया है। जनाब कैस इब्ने मुसहर, राजदारी को, राज को छुपा के रखना मोमिन की अलामत है, उन्होंने अंजाम दिया है। दोस्ती का हक जनाब हबीब ने मज़ाहिर ने अंजाम दिया है। इसी तरीके से वफादारी का हक जनाब मौला अबुल फजल अब्बास ने अंजाम दिया है। जौन अलैहिस्सलाम ने जो हबश के रहने वाले थे, ज़ात पात को ख़त्म करने का दर्स दिया है कि मैं यजीद की हुकूमत को
किसी हालत से नहीं मानूंगा। मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, सांस नहीं ले सकता जब तक यजीद की हुकूमत रहेगी। तो उन्होंने क़याम किया, इतनी बड़ी हुकूमत, इतने बड़ी यानी यहाँ से लेकर स्पेन तक हुकूमत, उन्होंने 72 लोगों के साथ क़याम किया। हम तो अब लाखों में है, मिलियन में है। हमको ये जो जालिम हुकूमतें हैं, ये आज की यजीद, और अगर हमको फाखे में अगर करबला से सबक सीखना है तो आवाज़ उठाना है ये जालिम। कोलकाता में आज 7वें मुहर्रम उल हराम के मौके पर जुलूस नहीं निकाला गया, तमाम मुख्तलिफ इमाम बाड़ों में मजालिस का एहतमाम किया गया। हुकूमत ने 25 लोगों के साथ मजलिस की इजाज़त दी है। साथ ही मुसलमानों ने हुकूमत से नमी और यौम आशूरा पर जुलूस निकालने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। आज मुहर्रम की 7 तारीख है और हम लोग सिर्फ निशान हज़रत इमाम हुसैन के नाम से फैला रहे हैं, लगा रहे हैं उनकी याद में। आज मुहर्रम का 7 तारीख है, इसलिए मुहर्रम का जुलूस तो निकलेगा ही नहीं, सब तरफ से मना है, लॉकडाउन है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो याद हुसैन मनाया जाता है इसी तरह से हम लोग याद हुसैन मना लें और किसी किस्म का ऐसा कोई अफवाह ना हो, कोई किस्म का बवाल ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो इंसान को, ताकि हम लोग जैसे करते आए हैं रस्मन जो होता है उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं, उसी तरह से हम लोग इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। और अभी जो सिचुएशन है, लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन के हालात को देखते हुए हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन के नाम का जो निशान चढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, हम लोग याद हुसैन मनाते रहेंगे और मनाते हैं, मनाते रहेंगे। मजलिस मुशावरत के सदर नवेद हामिद ने सिविल सर्विसेज के हवाले से मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाने के खिलाफ वज़ीर आज़म को ट्वीट किया है। मजलिस मुशावरत के सदर ने एक प्राइवेट टीवी चैनल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म को ट्वीट किया है। नवेद हामिद ने चैनल का नाम लेकर ट्वीट किया है और #UPSC जिहाद के नाम से इस नफरत अंगेज़ मुहिम के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया है। नवेद हामिद ने ट्वीट में बीजेपी MP हरनाथ सिंह के हवाले से ये सवाल उठाया कि कहीं बीजेपी इस मुहिम का सपोर्ट तो नहीं कर रही है। अपने एक और ट्वीट में नवेद हामिद ने वज़ीर आज़म का दिया गया नारा सबका साथ सबका विकास का भी जिक्र किया है और उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आज़म किसी भी सूरत मुल्क की मजमूई तरक्की को असरअंदाज नहीं होने देंगे। नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि IPS एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके सिविल सर्विसेज को किसी भी तौर मजहब से जोड़ने की मजम्मत की है। महाराष्ट्र में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मजहबी मकामात पर लगाई गई पाबंदी हटाने का मुतालबा अब जोर पकड़ने लगा है। इस सिलसिले में नांदेड़ में आज मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें जल्द से जल्द मजहबी इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि एक तरफ हुकूमत ने बाज़ारों से होटल और रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, शादी खाने और दीगर इदारों पर लगाई गई लॉकडाउन की पाबंदियाँ हटा दी है, तो सिर्फ मजहबी इबादत गाहों पर क्यों पाबंदियां नहीं हटाई जा रही हैं। सर्वधर्म समिति की जानिब से हमारा पूरा डेलीगेशन कलेक्टर साहब से हमने मुलाकात की। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और तमाम मज़हब के धर्म गुरु शामिल थे। हमने कलेक्टर साहब के ज़रिए हमारे CM साहब से मुतालबा किया कि अब तक चूँकि जो है तमाम धार्मिक स्थल जो है बंद है, जहाँ पर दवाएँ काम नहीं करती है वहाँ पर दुआएँ काम करती है, तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आने वाली 1 तारीख से जितनी भी धार्मिक स्थल हैं, मजहबी इबादतगाह हैं, वो तमाम को खोला जाए और लोगों को आसानी से इबादत करने का मौका दिया जाए। शादी के बाद ससुराल रवानगी से पहले दुल्हन अपने बाप से लिपट कर रोती है, ये हमारी रिवायत का हिस्सा है। इस रस्म को कन्यादान की रस्म कहा जाता है, लेकिन हम आपको जिस कन्यादान की कहानी बताने जा रहे हैं वो पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह साबित हो सकती है। शर्त यह है कि बस इंसानियत क्या है इसे समझ लिया जाए। दो बेटियों को पुरनम आंखों से विदा करने वाले ये हैं बाबा पठान और लड़कियों के नाम हैं गौरी और सावरी। पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम देने वाला ये वाकया अहमदनगर के बोधे गांव में पेश आया। बोधे गांव कविता भासारी का मैका है। पिछले 20 वर्षों से कविता मैके में ही रहती हैं। इन्हें 2 बेटियां और 1 बेटा है। कविता ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से अपने बच्चों की परवरिश की। बेटियों की शादी तय हुई, लेकिन भाई और बाप दोनों दुनिया छोड़कर चले गए। इन हालात में लड़कियों का कन्यादान कौन करेगा, ये सवाल दरपेश था। लेकिन मुंह बोले भाई बाबा पठान अपनी भांजियों के ब्याह में हिमालय के मानिंद खड़े रहे। दोन्ही मुलींचे काल विवाह पार पडले। याच्या पाठीमागे बाबा पठाणचा हात आहे। बाबा पठाण माझे मानलेले भाऊ आहेत।
रक्ताच्या नात्यापेक्षा त्यांनी त्यांचं कर्तव्य एवढं मोठं निभावलं ते मी कधीच विसरू शकत नाही. 20 वर्षापासून त्यांचा हात माझ्या डोक्यावर आहे. ज्यात माझे वडील एक्सपायर झाले, बंधू झाले, तरी बाबा पठाणचा हात माझ्या डोक्यावर होता. शेवटी मुलीच्या कार्यात मला खूप अडचणी आल्या, पण बाबा पठाणने कोणाचा विचार न करता माझ्या डोक्यावर हात ठेवून माझ्या मुलीचे कन्यादान केले. दरवर्षी राखी बांधायला असाच भाऊ सगळ्याला लावा. बाबा पठान अंडों का कारोबार करते हैं। इस कारोबार की वजह से ही इनका घर चलता है, लेकिन इसके साथ ही समाजी खिदमत में बाबा पठान पेश रहते हैं। कन्यादान की इस रस्म के पीछे भी वही खिदमत खल्क का जज्बा कार फरमा रहा। पहिल्यापासून लहानपणापासून आतापर्यंत मला ते दोन्ही मुली मामा म्हणून समजतात आणि माझी जी गुरुबहिणी ती पहिल्यापासून मला लहानपणापासून राखी बांधते. कारण की हे राखीचं जे नातं आहे हे राखीचं नातं एकदम घट्ट करण्यासाठी आणि मामाची भूमिका बजावण्यासाठी आमच्या गुरुबहिणीला सक्का भाऊ नसल्यामुळं माझ्या बहिणीने मला सांगितलं की तूच आमचा पहिल्यापासून आम्ही तुला भाऊ मानतो आणि पुरी पण तुला पहिल्यापासून मामा मानतात. हे जे पवित्र कार्य आहे लग्नाचं हे तुला पार पाडावं लागेल. त्यांच्या मागणीला मी नवरीचा मामा म्हणून आणि कन्यादान म्हणून मी माझं पवित्र कार्य पार केलं आहे. महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की काफी मिसालें मिल जाएंगी। यहाँ के लोग बाहम शीरो शकर होकर रहते हैं, लेकिन बाबा पठान ने अपनी मुंहबोली भांजियों के लिए जो किया वो काबिले सताइश भी है और काबिले तकलीद भी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सदसाला तकरीबात के सिलसिले को कायम रखते हुए सर सैयद व भीमराव अम्बेडकर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी अलीगढ़ और ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन एमयू लखनऊ के इश्तराक से मारूफ नावल निगार इस्मत चुगताई की यौम विलादत के मौके पर एक रोज़ा ऑनलाइन वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से माहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया कि इस्मत चुगताई के अफकार व ख्यालात के दौर हाजिर में भी उतनी ही मानवियत है जिनके ज़माने में थी। इन्होंने ख़वातीन के मसाइल पर जिस अंदाज में कलम उठाया है, उन्हीं की रोशनी में आज भी मुतादिद मसाइल को हल किया जा सकता है। कि निस्वानियत और समाज को लेकर वो ज़्यादा उत्साह उनमें रहता था। उनकी ख्वाहिश ये हुआ करती थी कि समाज में जो चीज़ें चाहे अच्छाई हो या बुराई हो उसको नावल की हैसियत से उर्दू अदब में ले आया जाए और समाज के जो चाहे पढ़ा लिखा तबका हो चाहे गैर तालीम याफ्ता तबका हो उन तक समाज की चीज़ों को पहुंचना चाहिए। तो उस हवाले से ये सेमिनार मुनक्किद हुआ था। अफसाने में इस्मत चुगताई ने अपनी तहरीरों में बतौर ख़ास औरतों के मसाइल को मौजू बनाया। आज वही इसी वजह से हम बहुत सारे मसाइल जो आज मौजूद हैं औरतों के, उन पर ख़ास तौर से रोशनी पड़ती है और लोग जो है उसको नए सिरे से देखने की कोशिश करते हैं। तो आज भी उनकी तहरीरों में बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और हम उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो ख़वातीन के मसाइल हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम माशरे में जो ख़वातीन के मसाइल हैं उनको हम तलाश कर सकते हैं, उनकी जुस्तजू कर सकते हैं। सितंबर में होने वाले नीट और जेईई इम्तहानात को मनसूख करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आज कानपुर में युवा कांग्रेस की क़यादत में कचहरी के पास इसके खिलाफ एहतजाज किया गया और मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल का पुतला नजर आतिश किया गया। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में चेतना चौराहे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश जी का आज जो परीक्षाएं जेईई और नीट की परीक्षाएं हो रही हैं। नांदेड़ शहर के सनती इलाके में वाक़ आइसक्रीम फैक्ट्री में सुबह 9 बजे के करीब लगी भयानक आग में लाखों की मालियत का नुकसान हुआ। आग लगने से आइसक्रीम फैक्ट्री में मौजूद रेफ्रिजरेटरों के कंप्रेसर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। आग लगने का पता चलते ही मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड अमले को इसकी इत्तला दी। फायर ब्रिगेड अमला कई जाए वारदात पर पहुंचा और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी होगी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिसके नाम से फर्म है शिवाजी नगर में, सवेरे 8:30 बजे फ़ोन आया आग लगी बोल। भागते आके देखा तो बहुत ज़्यादा आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा उसमें। 22 लाख का नुकसान हो गया। 22 लाख। अशी घडलेली 9:20 शिवाजीनगर कॅम्ब्रिज हायस्कूलच्या बाजूला एक आईस्क्रीम फॅक्टरीमध्ये आग लागली। त्यावेळेस आम्हाला नियंत्रण कक्षामध्ये कॉल आला। आम्ही तात्काळ 2 मिनिटाच्या आत त्या घटनास्थळी। खलीज बंगाल में हवा का दबाव कम होने की वजह से मगरबी बंगाल के कई अजला में शदीद बारिश हो रही है। 3 अजला में सैलाबी सूरत हाल का सामना है।
फसलें तबाह हो गई हैं, लोग परेशान हैं। महकमा मौसमियात ने कोलकाता समेत हावड़ा, हुगली, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, 24 परगना में बिजली की गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। कोलकाता में आज हुई बारिश से कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंगाल के 3 जिलों में सैलाबी सूरत हाल है। हावड़ा, हुगली और वेस्ट मेदिनीपुर में सैलाबी सूरत हाल है। दफ्तर मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। वहीं कोलकाता में भी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कोलकाता के बेशतर इलाकों में पानी जमा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलाकों में पानी जमा है। आज लॉकडाउन है, लोग नजर नहीं आ रहे हैं, लोग घरों में हैं, लेकिन इसके बावजूद इलाके में जो पानी जमा है इससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कारपोरेशन का कोई भी अमला इन इलाकों में नजर नहीं आ रहा है। जो भी इक्का दुक्का लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह की सूरत हाल जब भी कोलकाता में बारिश होती है इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। और ऐसे मौके पर जब दफ्तर मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ तेज़ बारिश होगी और तेज़ बारिश की वजह से लोगों को बारिश की वजह से इलाकों में हंगामी सूरत हाल हो सकती है, उसके बावजूद कारपोरेशन का कोई अमला यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पूरा इलाका पानी में डूबा है और कमोबेश कोलकाता के बेशतर इलाकों की ऐसी ही सूरत हाल है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की परेशानी है। आज लॉकडाउन है जी, आप बाहर नजर आ रहे हैं? इसलिए बाहर नज़र आ रहे, पानी भरे हुए, सामान लेने जा रहे थे, देखिए इतना पानी भरे हुए, हम लोग जाने नहीं सक रहे हैं। ये पानी ये कल सुबह निकलेगा, ये आज नहीं निकलेगा, ये समझे। इसमें बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को और इसलिए हम लोग को आने में इतना तकलीफ। आधा जाइएगा लाजपत स्कूल के पास तो वो आपको कमर तक पानी मिलेंगे। ये पानी सर आज नहीं निकलेंगे, ये पानी कल निकलेंगे। अभी देखिए लॉकडाउन का टाइम है, अभी हमको मेडिसिन लाने जाना था, अभी मेडिसिन दुकान है सामने, यहाँ देखिए बारिश पानी भरे हुए इसीलिए है। जबकि कोलकाता के कई इलाकों में ऐसी सूरत हाल भी देखने को मिली है कि पानी जमा होने की वजह से बिजली के झटके से एक लोग की मौत हुई है। लेकिन इसके बावजूद पानी जमा है और कारपोरेशन का कोई भी अमला इन इलाकों में नजर नहीं आ रहा है। दफ्तर मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि आइंदा 2-3 घंटों में कोलकाता समेत बंगाल के 5 जिलों में तेज बारिश होगी। लेकिन इसके साथ साथ 3 जिला ऐसे हैं, 3 जिलों में सैलाबी सूरत हाल है जहां फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और खासकर कोलकाता शहर में भी बारिश हो रही है और लोग परेशान हैं। और बारिश की वजह से जब पानी जमा हुआ है उससे ज़्यादा लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कारपोरेशन का अमला यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि कोलकाता कारपोरेशन आज लॉकडाउन के बावजूद कोलकाता कारपोरेशन को खुला रखने की हिदायत दी गई है। कैमरामैन असीफ के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। क्राइस्ट चर्च में मस्जिदों में फायरिंग के केस में न्यूजीलैंड की अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने हमलावर ब्रेंटन टोरेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ब्रेंटन ट्रेंट को उम्र कैद की सजा। मुजरिम के पास माफी हासिल का भी हक नहीं। न्यूजीलैंड की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी को बगैर पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नस्लप्रस्त ब्रेंटन ट्रेंट को अदालत ने उम्र कैद की सजा दी है। ब्रेंटन को इसकी करतूतों की सजा मिल गई है। न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी मुल्जिम को बगैर पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फैसले के वक्त अदालत के बाहर मुतासरीन बड़ी तादाद में मौजूद थे और दिक्कत आमेज मनाजिर भी देखने को मिले। The legal procedures for this heinous crime has been done. No punishment will bring our loved ones back. We respect our justice system and the New Zealand Muslim community and the non-Muslim as well. We stood together against hate. तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर।